you have to be filled up your course registration form. कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म समर्थ पे एक लॉगिन आईडी जब आप लोगों ने एडमिशन के वक्त अप्लाई किया होगा एडमिशन के लिए, तो उसमें या CUCET अगर आपने भरा होगा CUET, तो उसमें समर्थ के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ा होगा। और उसी समर्थ के थ्रू हमारा जो सिस्टम है, हमारा एकेडमिक प्रोग्राम है, स्टूडेंट लाइफ साइकिल से शुरू होकर एग्जामिनेशन तक खत्म होता है। टोटल उसमें 8-9 मॉड्यूल हैं। उसमें शुरुआत आपके एडमिशन से होता है और आपके बाहर निकलने तक उसमें लाइफ साइकिल दिखाता है, जिसको PSLC बोलते हैं। यू विल बी मॉनिटर्ड बाय योर टीचर्स, बाय योर मेंटर्स, कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। उस कोर्स को हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में हमने ऐसे 3 इयर्स 4 इयर्स का कोर्स स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, जिसमें पहले क्या होता था कि आपने अगर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया तो ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप वहाँ से निकल सकते हो। अब ऐसी बात नहीं है। आप अगर किसी बच्चे को किसी पारिवारिक कारण से या फिर अगर वो यूनिवर्सिटी रास नहीं आता हो या कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, कभी भी जब भी मन करे वो अपना एक एग्जिट ले सकता है और दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे संस्थान में एडमिशन ले सकता है। बट इसके लिए कुछ अर्हताएँ पूरी करनी होंगी, कुछ प्री रिक्विजिट पूरा करना होगा। उसके लिए कोर्स स्ट्रक्चर में, कोर्स करिकुलम फ्रेमवर्क में उसको बताया गया है। कुल टोटल आप लोगों को 6 से 7 पेपर हर सेमेस्टर में पढ़ने हैं। जैसा कि कंट्रोलर साहब ने बताया कि एक सेमेस्टर में 3 सेशनल होते हैं, एक एंड सेम होता है। कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक मिड सेम होता है, क्विज होते हैं और उसके बाद एंड सेम होता है, एंड सेम एग्जाम होता है। लेकिन हमारे यहाँ 3 सेशनल होता है। आउट ऑफ 3, 2 यू हैव टू बी क्लियर or you have to appear and the maximum marks in 2 sessional exams, it will be counted for your evaluation system। इसका वेटेज हमारा 40% है, 60% एंडसेम एग्ज़ाम का होता है। और एंडसेम या किसी भी एग्ज़ाम में हमारे पास हमारा जो अटेंडेंस प्रोसेस है, जैसा कि स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा 75%, अनलेस यू आर नॉट कंप्लीटिंग 75% अटेंडेंस, यू विल नॉट बी allowed to, you won't be allowed to the appearing in the board exam। कई स्कूल्स उसको मैनिपुलेट करते होंगे, लेकिन जनरली यहाँ पर भी UGC का जो रूल्स है, एज पर UGC 2009 रूल्स, इसको 75% अटेंडेंस जरूरी है। सो 75% अटेंडेंस इंक्लूडिंग योर सेशनल, इंक्लूडिंग योर प्रोजेक्ट वर्क एक्सेट्रा, इट शुड बी काउंटेड फॉर। फिर आपको अपना क्रेडिट फ्रेमवर्क में कई तरह के कोर्सेज पढ़ने होते हैं। एक सपोज किसी ने फिजिक्स में एडमिशन लिया, किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग ब्रांच का जो रूल फॉलो होता है AICTE का होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एंड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का हम और सोशल साइंसेस का UGC के तहत होता है। जबकि आप अगर BEd में अगर एजुकेशन में एडमिशन आपने लिया है तो उसका रूल फॉलो होता है NCTE का, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन सिस्टम। सो सभी के रूल्स अलग होते हैं, सभी के क्रेडिट फ्रेमवर्क अलग है। और पहले आपको स्कूल में 100 मार्क्स का एक पेपर हुआ करता था, एक पेपर होता था, एक सब्जेक्ट होता था। फिजिक्स है तो 100 मार्क्स है, 80-20 का या 40-60 का होता था। यहाँ हमें मार्क्स तो 100 होगा, लेकिन क्रेडिट सिस्टम है। क्रेडिट मीन्स 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, और एक सेमेस्टर में टोटल 3 इयर्स में यू हैव टू कंप्लीट 120 क्रेडिट्स। 120 क्रेडिट्स में कई तरह के पेपर होते हैं। सपोज किसी ने फिजिक्स लिया है तो फिजिक्स के साथ उसे एक माइनर लेना होगा, इसका एक मेजर फिजिक्स होगा, जो मेन सब्जेक्ट होगा फिजिक्स होगा। माइनर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कोई और भी सब्जेक्ट वो ले सकता है बेस्ड ऑन देयर प्री रिक्विजिट
set by different departments. Then सबसे बड़ी बात है कि हमें स्किल ओरिएंटेड, जैसा सुबह में आइजर के डायरेक्टर साहब ने बताया कि स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है आज के बच्चों में, ताकि वो कहीं भी अगर जाए तो अनएम्प्लॉयबिलिटी की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कहीं ना कहीं उसे इसके स्किल से, अपने स्किल से उसे कुछ न कुछ रोज़गार मिल जाए, अपना जीवन यापन कर सके। तो एक स्किल कोर्स भी हम लोगों ने रखा है, और एक हमारा ने नेशनल हायर एजुकेशन क्रेडिट फ्रेमवर्क का डायरेक्शन भी है, और यूजीसी का एक रेगुलेशन भी है, जिसमें हमें स्किल कोर्सेस, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेस एंड वैल्यू एडेड कोर्सेस। वैल्यू एडेड मीन्स आपको अगर भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जानना है, आपको पर्यावरण को जानना है, आपके इन्वायरमेंट को जानना है, उसका एक अलग से सेशन होता है। और ऐसे कई हमारे बास्केट में कई सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिमिटेशंस हैं, हमारे पास टीचर की भी कमी होती है, तो हम उस बास्केट को थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एकोमोडेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को एकोमोडेट कर सकें। सबसे पहली बात है, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना चाहते हैं कहीं पर भी, जैसा कि NAP 2020 करता है कि आप किसी भी स्टेज पर अपने स्टडी को आप छोड़ करके फिर बाद में आप आकर फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं, बट टोटल ड्यूरेशन शुड नॉट बी मोर देन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के अंदर में ही आपको 5 साल का कोर्स पूरा करना है। सो उस 7 ईयर्स में आपको कभी भी आप आकर लेकिन एक आप एग्जिट, जिसको कि एग्जिट बोलते हैं, इसका एक टर्मिनोलॉजी है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पॉलिसी, MEME। सो MEME पॉलिसी हम लोगों ने जो UGC ने या सरकार ने जो प्रोवाइड कराया है आप लोगों के बेहतरी के लिए। कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे के घर पे कुछ आपदा आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो बीच में उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी पहले। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब ऐसी बात नहीं है। वो पढ़ाई बीच में छोड़ करके, लेकिन हाँ, बीच में छोड़ने का मतलब कि एक और इवन सेमेस्टर 1 साल ख़त्म होने के बाद, 2 साल ख़त्म होने के बाद, 3 साल ख़त्म होने के बाद ऐसे करके छोड़ना है। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद हमने बोला कि अब हमें घर में प्रॉब्लम आ गया तो हम छोड़ सकते हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें छोड़ने की नौबत आ जाती है, तो फिर दे कैन रीजॉइन द सेम कोर्स और इन द सेम यूनिवर्सिटी और इन अनदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट अर्नड ड्यूरिंग हिज और हर कोर्स ऑफ स्टडी। जैसा कंट्रोलर साहब ने बताया कि ABC और अपार ID की ज़रूरत तभी आ पड़ती है कि हम भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हम जाते हैं और हमारा अपार ID है तो, और ABC ID है, ABC ID से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उसको बोलते हैं, ABC ID, उससे हमने जितना भी पढ़ाई किया है वो सारा कुछ उसमें डिपॉजिटरी की तरह, जैसा आपको डिजी लॉकर में बहुत सारे बच्चों ने रखा होगा अपना सर्टिफिकेट को, क्योंकि CBSE ने मैंडेटरी कर दिया है डिजी लॉकर को यूज़ करना। तो वैसे ही डिजी लॉकर की तरह ये भी ABC भी है, वहाँ आपके क्रेडिट जमा होता जाएगा। और कहीं पर भी आप जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि हमारा ABC अकाउंट है, आप यू कैन वेरीफाई इट, बट यू हैव टू क्लियर minimum credit during your course of study to get admission in the next higher classes or next higher stages को NEP ने उसको 4.5, 5, 6.5, 6 and 6.57 ऐसे करके उसको बांटा है। क्योंकि बाद में मैं सभी बच्चों के साथ वेबसाइट पर शेयर करूँगा कि कैसे हमने क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया है और कैसा सरकार की चाहत क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या चाहती है, UGC क्या चाहती है, और हम लोग भी उसको एलाइन करके लर्निंग आउटकम बेस्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क को बनाया है, जिसको कि LOCF बोलते हैं। LOCF को बना करके अभी आप लोगों का पहला बैच है जो LOCF फ्रेमवर्क को यूज़ करेगा। अभी तक हमने NAP 2020 का एक क्रेडिट फ्रेमवर्क यूज किया था, NCRF किया था, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बेस्ड
स्ट्रक्चर तैयार किया था। 3 साल 4 साल वैसा चला। अभी सरकार ने एक नई पद्धति दे दी है, नया स्कीम दिया है LOCF का। उस LOCF से आप लोगों के बैच से शुरू करने जा रहे हैं और जल्द ही 2-3 दिनों में ही इसको सभी डिपार्टमेंट के पास कल ही भेज दिया गया है। अब 2-3 दिनों में वो लोग सभी डिपार्टमेंट्स आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। कुछ अगर उन्हें कोई दिक्कत है या फिर कोई उनका कोई फीडबैक होगा, उसको भी हम लोग उसको यूनिवर्सिटी लेवल पर देखेंगे। इसमें आपको पहले सिर्फ UG PG करना होता था, BA MA या BSc MSc BTech MTech करना था। अब आप लोगों को या तो BA करना होगा, BSc करना होगा एंड विथ BSc या BA विथ ऑनर्स और BA BSc विथ रिसर्च, ऑनर्स विथ रिसर्च, इस तरह की भी डिग्री दी जाएगी। उसके क्रेडिट्स कुछ अलग हैं जो कि आप लोगों को कोर्स रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से कोर्स को करने हैं। कुछ दिनों में हम लोग एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे जिसमें कुछ ऑप्शनल कोर्सेज हैं, जैसे एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स हम लोग हिंदी और इंग्लिश सभी यहाँ पर दे रहे हैं। वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, IKS उसमें है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। देन स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज है, उसका एक बास्केट है, 6 या 7 क्वेश्चन 6 या 7 पेपर्स होते हैं। इन तीनों पेपर्स को और एक इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट और आपके अलाइन विथ योर कोर्स स्ट्रक्चर और योर प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, जिस डिपार्टमेंट में जिस सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया उसके हिसाब से आपको वहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स को ऑप्ट करना है। दिन एक कंपोनेंट है माइनर है। माइनर आपका आपके करियर के लिए कौन सा अच्छा होगा। सपोज एक बच्चे ने कॉमर्स लिया, कॉमर्स के बच्चे को सबसे अच्छा उसके लिए होगा अगर वो इकोनॉमिक्स ले जाए। आपको पता है आजकल कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा पैकेज इकोनॉमिक्स वाले को मिलता है। अगर आप बिट्स सुबह में डायरेक्टर साहब ने बताया कि बिट्स पिलाने में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग शुरू किया, उसने ही शुरू किया है क्वांटम टेक्निक एनालिटिक्स एंड क्वांटम टेक्निक्स। क्वांटम टेक्निक्स रिलेशन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बच्चे जो वहाँ हैं उनको इंजीनियरिंग की डिग्री दी जा रही है और उनको 90 लाख का पैकेज मिलता है, जो कि CS में 60-70 लाख का पैकेज मिलता है बिट्स पिलाने से। सो इकोनॉमिक्स अगर आप लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स आप लेते हैं, आपके लिए बहुत आगे का फ्यूचर बहुत बढ़ा हुआ रहता है। मैथमेटिक्स के साथ आप स्टैट लेते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे यहाँ देखने में आया है कि इंडिया में बहुत ही कम स्टैटिस्टिक्स के स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ बहुत कम लोग मिलते हैं जो स्टैटिस्टिक्स के कई अच्छे इंस्टीट्यूशन में ही मिलते हैं। वैसे ही बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट बहुत ही कम यहाँ मिलते हैं। अगर इकोनॉमिक्स बढ़िया से पढ़ा जाए, इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ा जाए, बिजनेस से इकोनॉमिक्स पढ़ा जाए, तो उसके साथ एक वैल्यू एडेड कोर्स की तरह होता है जो आपको आपके मेंटर्स बताएंगे आपके हित के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आपके पास ये नहीं कि किसी पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आता है, कम पढ़ना पड़े तो उसको ले लो, वैसा कभी नहीं करना है। अपना गोल अपने का आपको सेट करना है, क्योंकि परिवार आपको 70 साल तक चलाना है, समाज आपको 70 साल तक चलाना है, बाकी कोई काम नहीं आएगा। उस चीज़ को मन में रखना है कि हमें अपने बल पे आगे बढ़ना है, हमें सब कुछ करना है। सोसाइटी में नाम बचाना है, नाम कमाना है, या सोसाइटी में नाम वो करना है, उजागर करना है। तो आपको अपने लिए काम करना है, सोसाइटी समाज के लिए काम करना है, परिवार के लिए काम करना है, बाकी कोई काम नहीं आता। 4 साल 5 साल स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बीत जाएगा, लेकिन बाद में पछतावे की सिवा और कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी। आप अपने स्टडी पर, हाँ ऐसा भी नहीं कि स्टडी के साथ सिर्फ 18 घंटे पढ़ना ही है। बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि हमारे DHW साहब ने बताया कि क्लब्स हमारे हैं और बहुत सारे क्लब्स अभी हम लोग तो करने भी जा रहे हैं रिक्वेस्ट पर, बच्चों के रिक्वेस्ट और फैकल्टी के रिक्वेस्ट पर कई क्लब्स खोलने भी जा रहे हैं। उस क्लब्स को आप ज्वाइन करो
किसी एक्टिविटी में रहो और उसके बाद आपको अपना सर्वांगीण विकास हॉलिस्टिक अप्रोच रखना है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, ना कि एक सिर्फ पढ़ाई क्या है, एक मार्क्स लेने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। बट जो ज़िंदगी की पढ़ाई है वो आपको खुद को पढ़ना होगा, आपको समाज से पढ़ना होगा, अपने शिक्षकों से, टीचरों से पढ़ना होगा। तो इसके साथ ही मैं आपको आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सिलसिला 3-4 दिनों तक और चलेगा। कई अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोगों ने रखा है। हमारे जितने भी स्पीकर्स थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कंट्रोलर साहब का, हमारे वीसी सर का, जिनका एक विजन, जिन्होंने NAP 2020 को ड्राफ्ट करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है उन्होंने, और एरोस्टेफ को ड्राफ्ट करने में, कोर्स स्ट्रक्चर को ड्राफ्ट करने में, जो कि एक नीति निर्माता की तरह उन्होंने काम किया है। हमारे भारतीय NAP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आज इंडिया में लाने के लिए। और साथ ही मैं अपने साथी सुदर्शन जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करूँगा, जिन्होंने सुबह से ही बहुत हमारे प्रोग्राम का कवरेज किया, ना सिर्फ कवरेज किया बल्कि उन्होंने शॉर्ट फिल्म हम लोगों ने बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि 3 से 4 मिनट से ज़्यादा का कभी नहीं होना चाहिए। बाद में आप लोग यहाँ रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, बहुत सारे लैब्स दिखाए जाएंगे। सारे वर्चुअल टूर नहीं करना है, फिजिकल टूर भी करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जी को भी बहुत